संकल्प एकेडमी में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए पीके का। और ये वीडियो का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से लेकर 1947 तक की घटना के बारे में हम लोग जान रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 1930 तक की घटना को पार्ट 1 के वीडियो में कवर किया था। यह वीडियो उससे आगे होने वाली है, ठीक है। आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इसे देखें। आपका पूरा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन मैंने संक्षेप में कवर करने की कोशिश किया है। ये वीडियो जो है आपका बीपीएससी पीटी, ठीक है, बिहार बीपीएससी टीचर के मद्देनजर बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसके बाद मैं कुछ वीडियो लेकर आऊंगा जो कि प्रमुख प्रमुख घटना पे होगा, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। वो मैं आप लोगों के समक्ष जल्द ही जल्द प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। संपर्क एकेडमी में आप लोग बने हुए, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहिए। मैं एक एक घटना को क्रमबद्ध तरीके से आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखेंगे क्या होता है भाग 3, ठीक है। मैंने इस वीडियो में भाग 1, भाग 2, पार्ट 1 में कवर कर लिया था। इस वीडियो में भाग 3 और भाग 4 होगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या था भाग 3 में। हम लोग देख रहे हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1930 से लेकर 1940 तक का, 1931 से लेकर 1940 तक के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग मुख्यतः देखने वाले हैं। तो इसको जरा सभी लोग जरा ध्यान फरमाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और वीडियो में आप लोग बने हुए रहेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं गांधी इरविन समझौता, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, ठीक है। आप देखेंगे गांधी इरविन समझौता का अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको ध्यान में रखिएगा, दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये समझौता दिल्ली में हुई थी, क्योंकि वायसराय हाउस उस समय कहाँ पे था? दिल्ली में था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, ठीक है। तारीख की बात करेंगे, स्मॉल डेट, तो 5 मार्च को हुआ था, ठीक है। इतना तो आप लोग ध्यान रख ही सकते हैं, ठीक है। बेसिक चीज है ये। आप देखेंगे ये जो समझौता हुआ था, इसमें गांधी जी को समझौता कराने के लिए मनाने वाले लोगों में अगर बात करेंगे तो 3 व्यक्ति थे, ठीक है। एक जो थे उदारवादी नेता सुप्रू थे, दूसरा जो था एम आर जयकर थे, तीसरा जो था श्रीनिवास शास्त्री थे। 2 नाम तो सबको याद रहता है, तीसरा नाम बहुत लोग भूल जाते हैं। तो तीसरा नाम को ध्यान में रखेंगे, श्रीनिवास शास्त्री तीसरा व्यक्ति थे, ठीक है। अब इसमें क्या था? तो गांधी जी और सरकार के बीच में मतभेद दूर करने का प्रयास शुरू किया गया इस समझौता के अंतर्गत। दोनों इरविन द्वारा प्रतिनिधित्व सरकार और गांधी जी द्वारा कांग्रेस ने, ठीक है, 5 मार्च 1931 को समझौते पे हस्ताक्षर किया। मतलब इरविन जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से था, मुख्यतः ब्रिटिश गवर्नमेंट को नेतृत्व कर रहा था, और गांधी जो थे वो कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ? तो इसमें कांग्रेस ने समन्वय आंदोलन बंद कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की, ठीक है। तो गांधी जी के कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किसने किया? तो गांधी जी ने किया, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का चर्चा किया था, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या था? तो सरकार ने अपनी ओर से राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। तट के किनारे के गांव के उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार जो था उसको स्वीकार कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब गांधी जी देखेंगे, ये मतलब यहाँ पे गांधी जी मतलब ये सम्मेलन करके मतलब बाहर निकल रहे, गांधी इरविन सम्मेलन को पूरा करके गांधी जी निकले, कितने खुश दिखाई दे रहा है। लेकिन इनको पता नहीं है इनके साथ कितना बड़ा छल हुआ और आगे चल के इनके साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला। बहुत ही ऐतिहासिक पिक है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता? 1931 में होता। गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड से मिलने के लिए लंदन गए, ठीक है। हालांकि इस सत्र जल्द ही अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर गतिरोध में आ गया और इस बार न केवल मुसलमानों द्वारा बल्कि दलित वर्गों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन द्वारा भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की गई, ठीक है। भारत के साथ समस्या क्या था? कांग्रेस के साथ शुरू में केवल अल्पसंख्यक के मुद्दे पे ही मतलब गतिरोध उत्पन्न होकर आई थी, जिसमें से केवल मुसलमान ने मतलब अलग क्या बोलते हैं आपका अलग से मतलब क्षेत्र की मांग की थी, निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। लेकिन अब जो है दलित वर्ग, ठीक है, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियंस द्वारा भी अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की गई, ठीक है। रामसे मैकडोनाल्ड जो था, क्या कहते हैं, रामसे मैकडोनाल्ड जो था अल्पसंख्यकों को मतलब क्या होता अलग से मतलब, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र देने के मुद्दे पे जो थे राजी भी हो जाते, जो कि अम्बेडकर की मांग थी, ठीक है। अब देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का तस्वीर है। गांधी जी हमारे यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, आप ध्यान में रख सकते हैं। बहुत सारे प्रतिनिधि वगैरह जो है जो यहीं पे है, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तस्वीर है, बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पुरस्कार, तीनों के तीनों 16 अगस्त 1932 को हम लोग जानते हैं। अब क्या था? रामसे मैकडोनाल्ड ने घोषणा किया, यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति को दर्शाता है। मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, महिलाओं और यहाँ तक के पिछड़े वर्गों तक प्रतिनिधियों की परिकल्पना की गई, ठीक है। और गांधी उस समय किस जेल में थे? तो गांधी जी उस समय पुणे के इरवदा जेल में थे, ठीक है। गांधी जी का जेल याद रखेगा। जब गांधी जी
सबसे पहले जब 1920 में जब अरेस्ट होंगे, 1922 में जब अरेस्ट होंगे, 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान, तो उस समय अहमदाबाद सेंट्रल जेल में होते हैं। कब होते हैं? 1922 में कब होते हैं? अहमदाबाद सेंट्रल जेल में होते हैं, ठीक है। उसके सबनीय अवज्ञा आंदोलन के समय जब अरेस्ट होंगे, ठीक है, 1930 में चली थी ना, तो 1931 के आसपास जब अरेस्ट होते हैं, तो आप देखेंगे ये चले जाएंगे पुणे की यरवदा जेल में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? तो पुणे की यरवदा जेल में चले जाएंगे, ठीक है। फिर गांधी जी अरेस्ट होंगे 1942 में, भारत छोड़ो मूवमेंट के 0 आवर के तहत अगर अरेस्ट होंगे, तो इस समय चले जाएंगे आगा खान पैलेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो तीनों जेल को आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया, उस समय यरवदा जेल में थे, और इन्होंने मतलब रामसे मैकडोनाल्ड की जो घोषणा जो थी सांप्रदायिक पुरस्कार, इसके विरुद्ध मतलब आमरण अनशन मतलब शुरू कर दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे गांधी जी ने बोला से फास्ट अनटू द डेथ, ठीक है, मतलब तब तक फास्ट करूंगा तब तक मतलब मृत्यु नहीं हो जाएगी, ठीक है। लेकिन गांधी जी की इन हरकतों से सबसे ज्यादा जो नाराजगी जो है, सबसे ज्यादा गुस्सा हुआ है, सबसे ज्यादा तकलीफ जो हुआ किसे हुआ? अम्बेडकर जी को हुआ, ठीक है। गांधी जी से मतलब अम्बेडकर जी मिलने कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? यरवदा जेल में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र जो मिल रहा है, ठीक है, अलग से जो क्षेत्र मिल रहा है, किसे मिला? दलितों को अगर अलग से अगर क्षेत्र मिल रहा है चुनाव के लिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा तो दलितों को होगा, लेकिन नुकसान किसे होगा? तो भारतीय संप्रभुता को नुकसान होगी, कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि दलित वर्ग एक बहुत बड़ा हिंदू समुदाय था, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को लिए गांधी जी बार बार अम्बेडकर पे दबाव बना रहे थे, आप अपने मांग को मतलब वापस ले लिए, लेकिन अम्बेडकर लेने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए गांधी जी क्या करते हैं, क्या करते हैं यरवदा जेल में? तो वो मतलब पूरी तरीके से मतलब क्या करते हैं, अनशन करना शुरू कर देते हैं, भूख हड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी जो हुई किसी हुई, तो अम्बेडकर जी की, क्योंकि उनको लग रहा था अगर गांधी अगर मर गया तो पूरा भारत ही मतलब सोचेगा अम्बेडकर इज द ओनली वन रीजन, ठीक है, अम्बेडकर ही मतलब एकमात्र कारण है जिसकी वजह से गांधी की जान गई, ठीक है। तो गांधी जी जाके जाके वहां पे मिलते हैं, बोलते हैं मैं आपके जिद की वजह से ना मतलब आपको मरता हुआ नहीं देख सकता, आप बताइए आपकी क्या मांगे है, ठीक है। और इसी मांग को पूरा करने के लिए फिर होगा पूना पैक्ट होगा, ठीक है, जो कि पूना पैक्ट कब होगा? 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर नहीं, 25 सितंबर 1932 को क्या होगा? पूना पैक्ट होगा, ठीक है। अब पूना पैक्ट क्या था, तो देखिए जरा इसको समझेंगे। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा और उसके बाद गांधी जी के अनशन के बाद लगभग हर जगह सामूहिक बैठकें हुई, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर और एमसी राजा जैसे राजनीतिक नेता सक्रिय हो गए, ठीक है। अंततः पूना समझौता हुआ, और छठे दिन, ठीक है, 25 दिसंबर 1932 को गांधी जी ने अपना तथ्य तोड़ दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का जो विचार जो था, जो कि अम्बेडकर जी का विचार था, जो कि रामसे मैकडोनाल्ड इस पे राजी भी हो गया था, उसको मतलब त्याग दिया गया। लेकिन प्रांतीय विधानमंडल में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। तो आप ये बताइए सीट की संख्या कितनी थी और कितनी हो गई, वो आप बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गांधी जी तो जेल में थे, तो गांधी जी की डायरेक्ट सहभागिता नहीं थी, ठीक है। तो गांधी जी के बिहाफ पे पूना पैक्ट में सिग्नेचर किसने किया था, ठीक है, वो जरा आप बताएंगे, ठीक है। इसी में आंसर, ये जो ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, इसी में आंसर उसका छिपा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा अम्बेडकर जी है, ठीक है। ये पूना पैक्ट मतलब हो रहा है, ठीक है, आफ्टर पूना पैक्ट भीमराव अम्बेडकर जिए जिए गावली एंड अदर्स, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे ये आपका पूना पैक्ट का ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है, जो कि मैंने आपके लिए लगा दिया है, ठीक है। पूना बॉम्ब आउटरीच, ठीक है, डाइवोलॉजिकल अटेम्प्ट मिस मार्क, ठीक है। गांधी जी से सज एक्ट ओनली स्थित द कॉजेज, ठीक है, वॉलंटियर्स इंजर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे मुस्लिम मस्ट फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये सारे जो है आप देखेंगे न्यूज़पेपर का तारीख क्या है, तो हमें 26 जून 1934 का न्यूज़पेपर का इसका मतलब तारीख है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये मतलब उस समय का मतलब न्यूज जो निकाली गई थी, जिसका नाम क्या था? द बॉम्बे कॉनिकल, ठीक है। तो ये द बॉम्बे क्रोनाइट क्या है, समथिंग जो भी हो, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। उस समय का न्यूज़पेपर है जहाँ पे इस तरह की बातें चर्चा की गई थी, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें क्या होता है? अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं ने जेल में होने के कारण यह निरर्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि 1932 में संघीय आंदोलन चला था, उस समय ज्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, तो ज्यादातर राष्ट्रीय नेता जेल में थे, इसलिए इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सका। चर्चा के फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो आगे क्या पाकिस्तान की मांग की गई। अब यहाँ पे पाकिस्तान की मांग की गई, तो अब यहाँ पे देखें 1930 में, ठीक है, इकबाल ने एक सुझाव दिया कि सीमांत प्रांत बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर को संघ में, ठीक है, संघ के भीतर मुस्लिम राज्य बनाया जाए, ठीक है। और चौधरी रहमत अली ने, ठीक है, 1923 में पाकिस्तान शब्द दिया, ठीक है। किसने दिया? 1923 में पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। ये जो था मोहम्मद इकबाल, ठीक है, इन्होंने मतलब 1930 में एक सुझाव दिया कि सीमांत
प्रांत, बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर को संघ के भीतर मिलाकर एक मुस्लिम राज्य मतलब बनाया जाए। ठीक है। बंबई में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे व्यवहारिकता रूप से प्रदान कर दी। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले 1940 में लाहौर अधिवेशन में अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। अगर पूछेगा अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने पारित किया, तो मुस्लिम लीग ने पारित किया था। कब पारित किया था? तो 1940 में पारित किया था। ठीक है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। लेकिन पाकिस्तान शब्द को, ठीक है, लोगों तक प्रचलित किसने किया था? तब मोहम्मद इकबाल ने प्रचलित किया था कि 1930 में इकबाल ने मतलब एक सुझाव दिया कि एक देश बना सकते हैं जो कि मुख्यतः उसका बेसिस क्या होगा? तो बेसिस उसका क्या होगा? इस्लाम होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद आता है आपका अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब देखेंगे 1939 में युद्ध प्रारंभ हो गया था। कौन सा युद्ध? यूरोपीय युद्ध प्रारंभ हो गया था। यूरोपीय युद्ध को विश्व युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 1939 से लेकर 1945 तक चली थी। पहला वाला जो युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 18 तक, उसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। भारतीय सैनिक भी मतलब युद्ध में गए थे। ठीक है। यहाँ पे क्या था? युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को, ठीक है, वायसराय लिनलिथगो ने घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को जरा समझ लीजिएगा। जिस समय 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, उस समय मतलब वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, ध्यान में रखिएगा। अब अगस्त प्रस्ताव की प्रमुख बातें क्या थी, तो उसके बारे में जरा हम लोग समझेंगे। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, वायसराय द्वारा भारतीय राज्यों भारत के राष्ट्रीय जीवन से संबंधित अन्य हितों के प्रतिनिधित्व की एकजुट परामर्श समिति की स्थापना की जाएगी। तीसरा क्या था? तो भारत के लिए नए संविधान का निर्माण मुख्यतः भारतीयों का उत्तरदायित्व होगा, ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। युद्ध उपरांत भारत के लिए नवीन संविधान का निर्माण हेतु राष्ट्रीय जीवन से संबंध व्यक्तियों के एक निकाय का गठन किया जाएगा। उसके बाद क्या था? युद्ध समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना ब्रिटिश सरकार की घोषित नीति है, डोमिनियन स्टेट। ठीक है, जो कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने डिमांड किया था, वो बोल रहा था 1940 में देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या था? अल्पसंख्यकों को पूर्ण महत्व प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। यद्यपि यह घोषणा एक महत्वपूर्ण प्रगति थी क्योंकि इसमें कहा गया था कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और इससे स्पष्ट प्रादेशिक स्वशासन की प्रतिज्ञा भी की गई थी। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो 1940 में लेकिन गांधी जी ने इस प्रस्ताव को मतलब क्या किया? गांधी जी और कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने मतलब इसके बाद क्या किया? एक स्पेशल मीटिंग बुलाया गया जिसमें इस पर विचार किया गया क्या करना चाहिए। तो वहां पे सभी लोगों ने बोला, अपना अपना सुझाव दिया, जिसमें ज्यादातर लोगों का सहयोग ये था कि नहीं, हम उन्हें क्यों सहयोग करें, ठीक है, हम तो खुद ही गुलाम थे। जबकि मतलब सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो उन्होंने सुझाव दिया से अभी जो है ब्रिटिश जो युद्ध में फंसा हुआ है, इसी चीज का मौका उठाकर हमें उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग बहुत तेजी से मतलब एक द्रुतगामी आक्रमण करा, ब्रिटिश को यहाँ से भगा दे। ठीक है, लेकिन गांधी जी इनके मतलब क्या थे? इनके मतलब समर्थक नहीं थे। उनका कहना था जब मतलब शत्रु जब मतलब कहीं दूसरे जगह युद्ध में फंसा होगा तो उनपे मतलब वार करना, ये मतलब क्या होगा? एक तरह से विश्वासघात होगा। गांधी जी ने एक लेटर लिखा लिनलिथगो का, बोला कैसे? देखिए, हम खुद ही एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, इसलिए हम आपके युद्ध में मतलब आपका समर्थन नहीं कर सकते। माना कि जर्मनी की नीति या फिर इटली की नीति, फांसी वाला नाजीवाद की नीति जो है बहुत अधिक खराब है, लेकिन अगर आप हमसे समर्थन अगर चाहते हैं तो हमें एज ए फ्री नेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हम बिना स्वतंत्र रहे हुए, ठीक है, हम गुलाम रहे हुए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। ठीक है, और गांधी जी ने यहाँ पे या फिर कांग्रेस ने यहाँ पे भारतीय सपोर्ट यहाँ पे आपको नहीं प्रदान किया, मतलब भारतीय सैनिक को न भेजने का संकल्प पारित किया गया। ठीक है, उसके बाद आ गया क्रिप्स मिशन 1942 में। अब क्या था? 1941 में सुदूरपूर्व में जापान द्वारा ब्रिटेन की पराजय तथा 1942 में जापान की भारतीय सीमा पे दस्तक, इन दोनों घटनाओं से, ठीक है, ब्रिटिश युद्धकालीन मंत्रिमंडल ने रूप में थोड़ा नरमी आई। ठीक है, पता होने से जापान ने भारत पे भी हमला कर दिया था, कुछ बॉम्ब तो इसने कोलकाता पे भी गिराए थे। ठीक है, भारत के सीमा के आसपास तो ये आ ही गया था, जिसमें से आप देखोगे जिसमें से मुख्यतः सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत अधिक भूमिका रहेगी। ठीक है, अब देखेंगे भारत में संवैधानिक प्रतिरोध या फिर गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होगा? लोअर हाउस होगा ब्रिटेन में। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? तो लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। एक होता है लॉर्ड्स हाउस, होता है क्या होता है? लॉर्ड्स हाउस होता है, जो कि क्या होता है कि अपर हाउस होता है। लॉर्ड्स ऑफ सॉरी हाउस ऑफ कॉमन्स हमारे यहाँ का लोकसभा समझ लीजिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हमारे यहाँ का राज्यसभा समझ लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता तथा युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य जिसका नाम था स्टेटफोर्ड क्रिप्स की ने घोषणा के मशविरा के साथ भारत भेजा गया। ठीक है, तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता थे तथा युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे। ठीक है, युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य जिनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स था। तो क्रिप्स मिशन जो था इन्हीं के नेतृत्व में आया। ठीक है, उसके बाद क्या था?
उसके बाद देखेंगे सर मतलब ये यहाँ पे थोड़ा तारीख थोड़ा गलत लिखा गया, ठीक है। ये मसविरा को मतलब क्या लिखा गया, तो कार्य परिषद तथा भारतीय राजनेताओं के सम्मुख रखा गया, ठीक है, ध्यान में रखें। कौन कब आया था क्रिप्स मिशन, 1942 में आया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखते हैं सभी भारतीयों तथा वर्गों ने असंतोष के देख यह घोषणा केवल सभी भारतीयों के युद्ध की सहायता प्रदान करने के लिए एक उपाय मात्र था, ठीक है। इनमें सभी भारतीय समस्या के समाधान के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था, इसीलिए मतलब इसको मतलब टाल दिया गया। गांधी जी ने बोला ये एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसका बैंक जो है सो दिवालिया होने वाला है, ठीक है। और इन्होंने मतलब स्टेट फोर्ट क्रिप्स को बोला अगर आपका प्रस्ताव ये है तो आप जिस प्लेन से आए हैं उसी प्लेन से वापस चले जाए, ठीक है। इनको मतलब ब्रेक फेल इंजन की संख्या मतलब किसने दिया था, तो ब्रेक फेल इंजन की संख्या मतलब दिया था किसने दिया था, तो नेहरू जी ने दिया था, ठीक है। ध्यान में रखिए, देखिए गांधी जी कितने खुश है, बोले ना 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 ये तो होने से रहा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो गांधी जी इनके प्रस्ताव को क्या करते हैं और स्वीकार कर देते, गांधी जी को, ठीक है, बार बार ठगे जाने का एहसास हो चुका था, तो इस बार इन्होंने बोल दिया ना ना ये नहीं होगा, ठीक है। और गांधी जी ने पूरी तरीके से मतलब क्या किया, इनकार कर दिया, ठीक है। गांधी जी को आपने क्या कभी इतना खुश देखा है, ठीक है, देखिए गांधी जी कितने खुश है। उसके बाद क्या होता है, ये जब फेल होता है तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। क्रिप्स मिशन के सफलता के साथ ही 1942 में भारतीय नेताओं द्वारा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और भारत छोड़ो का संकल्प गांधी जी ने तैयार किया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था इसी में, ठीक है। ध्यान में रखिए, ये बताइए करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, लेकिन मूल रूप से ये नारा किसका था, ठीक है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति कार्यकारिणी ने वर्धा में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें अंग्रेजों को भारत से चले जाने के लिए कहा गया, ठीक है। वर्धा प्रस्ताव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया, तो वर्धा में, ठीक है, ध्यान में। लेकिन आगे चल के शुरू कहां से हुई इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तथा यह कहा गया कि यह एक अपील स्वीकृति नहीं होती तो कांग्रेस एक सबनीय आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हो जाती, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, पूरे देश भर में कारखाने, स्कूल, कॉलेजों में हड़ताल और कामबंदी हुई जिन पर लाठीचार्ज और गोलियां चली, ठीक है। एक बार की गोलीबारी और दमन से क्रूर होकर जनता ने अनेक जगहों पर क्या हिंसक कार्रवाई भी की। जनता ने पुलिस थाने, डाकघरों, रेलवे स्टेशन, ब्रिटिश शासन के तमाम प्रतीकों पे क्या किए, हमले किए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला वर्धा में तो मतलब संकल्प को पारित किया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहा तो मुंबई के कहां से, बताइए, मुंबई, मुंबई में हुआ था, किस मैदान से हुआ तो उसको कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी भारत तथा पूर्वी संयुक्त प्रांत, बंगाल में मिदनापुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा ओडिशा के कुछ हिस्से आंदोलन के प्रमुख केंद्र रहे, जिसमें से बलिया, तामलुक, सतारा तथा अन्य स्थानों पर समानांतर सरकार की घोषणा की गई। तो बलिया में, तामलुक में, सतारा में, ठीक है। तो सबसे पहले शायद चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में ही शुरू की गई थी, लेकिन सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार जो चली थी तामलुक में चली थी, ठीक है। अगर इसमें कुछ अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। सरकारी स्थापना की जो प्राय दीर्घजीवी सिद्ध नहीं हुई, जो कि लंबे समय तक नहीं चली। समानांतर सरकार क्या होता है, भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी, इन्होंने एक क्षेत्र पे कब्जा करके वहां पे अपना रूल चलाना शुरू किया, अपना वहां पे शासन व्यवस्था चलाना शुरू किया, इसको मतलब बोलते हैं समानांतर सरकार, ठीक है। तो बलिया में शुरू हुआ था, तामलुक में हुआ था, सतारा में हुआ था, ठीक है। तामलुक वाला सबसे लंबा चला था, इसको जरा ध्यान में रखेंगे। गांधी जी देखिए यहाँ पे मतलब क्या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मतलब क्या संकल्प ले रहे हैं, अंग्रेजों को भगा के ही मानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे गांधी जी की तस्वीर, ठीक है। वहां पे देखेंगे बहुत सारे लोग जो है रोड पे मतलब निकल आए हुए देख रहे हैं, ये सारे बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है। गांधी जी मतलब यहाँ पे मतलब क्या करें, विचार विमर्श करें अम्बेडकर जी से, हो सकता है अम्बेडकर जी रुष्ट हो गए, गांधी जी मनाने की कोशिश कर रहे, ये महोदय जो है गांधी जी से विचार विमर्श कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, पुलिस में मतलब आंसू गैस मतलब छोड़े जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, लोग जो है बैठ गए, ठीक है। ये सारे के सारे तस्वीर जो है उसी समय के लिए गए, ठीक है। अब देखेंगे इसी के बीच में एक प्रमुख घटना निकल कर आ रहा था, सुभाष चंद्र बोस जी और उनका आजाद फौज, ठीक है, आजाद हिंद फौज। अब देखेंगे रास रास बिहारी बोस ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इसके बाद 11 सितंबर 1941 को उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। आपको पता है ना क्या हुआ था, दिल्ली बम कांड कब हुआ था, दिल्ली बम का 1911। वहां पे मतलब रास बिहारी बोस जी का जब आया तो वो मतलब क्या जापान निकल गया थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जहां पे उन्होंने जापानी महिला से शादी कर ली थी, जापानी बोलना सीख गए थे, जापान में ही जाके बस गए थे, ठीक है। और सीधे सीधे कब निकल कर आएंगे, तो यहाँ पे उन्होंने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और बाद में जाके 11 सितंबर 1941 को उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये जापान में डायरेक्ट मिलेंगे आप किससे, तो सुभाष चंद्र बोस जी से। 18 फरवरी 1942 को मोहन सिंह ने एक इस सेना के जनरल बनाए गए, कौन बनाए गए, तो मोहन सिंह बनाए गए। मोहन सिंह ब्रिटिश आर्मी में थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बाद में जापानियों से जाके मिल जाते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस अप्रैल 1943 में पहुंचे, ठीक है, तो उन्होंने
पहुंचे तो जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस जी को इनका मतलब दायित्व सौंप दिया। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ पहुंचे थे? तो जर्मनी से पहुंचे थे। ठीक है, जर्मनी से हिटलर से मिलने के बाद वहां पे पहुंचे थे। पहला ऐसा सिविलियन थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, ठीक है, सबमरीन से मतलब पनडुब्बी से मतलब कहाँ से लाया गया? तो जर्मनी से मतलब कहाँ लाया गया? जापान लाए गए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर लौट आए। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जिसको आजाद हिंद फौज की सरकार कहते हैं, की स्थापना की गई थी। रंगून और सिंगापुर में मुख्यालय बनाया। ठीक है, बोस ने इस सरकार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष तीनों एक ही थे, मतलब तीनों खुद ही बन गए। राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, सेनाध्यक्ष भी थे, तीनों के तीनों यही थे। इसने अपना बैंक भी स्थापित किया था, जिसमें से एक नोट शायद 10,000 का शायद नोट भी छापा गया था या फिर 1 लाख का था, याद नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने छापा था। ठीक है, कुछ देशों ने मतलब इनको मतलब मान्यता भी दे दी थी। भारत की सरकार भी मान लिया था। कैसे देश थे? जो कि जिसपे मतलब जापान का मतलब क्या था? एक अधिकार था। तो उन सारे देशों ने मान्यता भी प्रदान कर दी थी। ठीक है, इसमें मतलब क्या कहते, इन्होंने मतलब क्या कहते, बहुत सारे रेजिमेंट बनाए थे। इसमें एक महिला रेजिमेंट थी, जिसका नाम था रानी झांसी के नाम पे रखा गया था। उसके बाद बात करेंगे और भी रेजिमेंट है, जैसे किससे बात करेंगे? महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी था, उसको सुभाष ब्रिगेड रखा गया था, नेहरू ब्रिगेड रखा गया था, गांधी ब्रिगेड रखा गया था। तो ये सारे रेजिमेंट का था, लेकिन महिला के नाम पे जो रेजिमेंट है वो रानी झांसी जी के, रानी लक्ष्मीबाई फिर रानी झांसी के नाम से रखा गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये रही मतलब यहाँ पे गांधी जी, यहाँ पे मतलब देख सकते हैं ये आपका क्या है? तो ये आपका आजाद हिंद फौज का एक तस्वीर आपका लिया गया, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ पे है? तो ये हमारा आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी है। ठीक है, ये आई थिंक कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस जी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब मार्च ले रहे हैं, मतलब सैनिकों का देख सकते हैं। यहाँ पे कैप्टन मोहन सिंह साहब है। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह साहब है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मतलब एक सिपाही को मतलब गोली चलाते हुए दिखाया गया, ये आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। उसके बाद बात करें, ये भी एक तस्वीर है, ऐतिहासिक तस्वीर है, पता नहीं चल रहा, आई थिंक ये तस्वीर से जापानियों के द्वारा, जब जापानी मिले थे सुभाष चंद्र बोस जी थे, उस समय की तस्वीर है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मतलब जापानी है। ठीक है, ये जापानी है। यहाँ पे आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जापानी हैं। इनसे मतलब मिल रहे सुभाष चंद्र बोस जी आगे की चीजों पे कार्यवाही करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे उसके बाद आप जाओगे तो आप देखोगे, ठीक है, ये मतलब ये सारा मतलब यहाँ पे मतलब आजाद हिंद फौज के मतलब स्मारक मतलब यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी से और आजाद हिंद फौज से संबंधित ये भी मतलब रहा है, इसको आप जूम करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे 1945 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। 1945 में जापान में युद्ध के पराजय के बाद भारत को आजाद कराने की आशाओं पे मतलब पानी फेर दिया, क्योंकि जापान के ऊपर एक 6 अगस्त को बम गिर जाता है, एक 9 अगस्त को बम गिर जाता है। तो जापान जो था पूरी तरीके से अपना समर्थन जो है आजाद हिंद फौज को देने से मतलब इनकार कर देता है, क्योंकि स्थिति खुद ही बहुत ज्यादा खराब थी। तो अब यहाँ पे जापान के द्वारा भारत को आजाद कराना, जो भारत का जो दीर्घकाल सुभाष चंद्र बोस जी का जो दीर्घकालीन इच्छा जो था वो मतलब समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी और आजाद हिंद फौज की सेना भारत के एकदम सीमा पे चलाई थी। ठीक है, उनका मतलब उन्होंने नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था, और उद्देश्य था दिल्ली पहुंच कर मतलब दिल्ली के ऊपर कब्जा करना। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी के देखेंगे तो अधिकांश सैनिक को बंदी बना लिया गया और उनके ऊपर मतलब मुकदमा चलाया गया। ठीक है, मुकदमा कहाँ पे चलाया गया? तो मुकदमा लाल किला पे मुकदमा चलाया गया। ठीक है, लेकिन जनता का भारी समर्थन आपको देखने को मिला और 2 जगह मतलब विद्रोह हो जाता है। रॉयल नेवी का विद्रोह और रॉयल एयरफोर्स का विद्रोह होता है, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं से देश को आजाद कराने के लिए ही कोशिश किया था। जब इनके ऊपर जब कार्रवाई की गई तो जनता चुप नहीं बैठी रही। ठीक है, लेकिन बाद में देखेंगे रॉयल नेवी का जो विद्रोह जो हुआ था आपका मुंबई में हुआ था, वहां पे मतलब 2 व्यक्ति के योगदान से उस विद्रोह को शांत कर दिया जाता है। इसमें एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और दूसरा जो थे आपके दूसरा व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मतलब इन लोगों का मतलब वकालत किया जाता है किनके द्वारा? लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तेज बहादुर सुखरी के द्वारा, भूला भाई देसाई के द्वारा। इन सैनिकों की पैरवी की, जन दबाव में आकर सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, बाद में जाकर सरकार ने सभी को मतलब माफी दे दिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का विख्यात नारा तथा अपने अनुयायियों को जय हिंद का मूल मंत्र दिया था। एक और भी इन्होंने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध उत्तर भारत के लोगों की चेतना और राष्ट्रीय भावना का उद्दीलन करने में आजाद हिंद फौज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ मतलब भारत में
कुछ भारतीय संगठन जो कि विदेशों में बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत सारे प्रश्न पूछे। जैसे इंडिया हाउस, इंडिया हाउस को किसने बनाया? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाया था, 1904 में बना था। इसका मुख्यालय कहाँ था? लंदन में था, इंग्लैंड में था। ठीक है, ये क्या था? ये यहाँ पे राष्ट्रवादियों का अड्डा बन गया था। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस। ठीक है, भारत के लोग यहाँ पे जाते थे, उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, लेकिन वहां पे जाके बहुत सारे राजनीतिक गतिरोध में, ठीक है, वो शामिल हो जाते थे। यहाँ पे सावरकर जी भी कुछ दिन रहे थे। ठीक है, अब ना भारत की बात करेंगे तो ये क्रांतिकारी संस्था थी। ठीक है, बीडी सावरकर जी ने इसका गठन किया था। ठीक है, ये लंदन इंग्लैंड दिखा रहा, मुझे इस पे डाटा में थोड़ा डाउट है। ठीक है, अभिनव भारत। ठीक है, उसके बाद देखेंगे गदर पार्टी की बात करेंगे तो लाला हरदयाल जी ने किया था, 1907 में किया था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में थी। ये गदर नामक पत्रिका भी वहां से जारी करते थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात करेंगे तो लाला हरदयाल ने ही किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था? 1914 में किया था, बर्लिन जर्मनी में किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चल के यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी जाते हैं बर्लिन जनवरी में, तो काफी स्वागत करें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के लोग। इंडियन इंडिपेंडेंस के लोग ही मतलब इनको नेताजी नाम जो मिला था हिटलर से, उनको पॉपुलर कर देते हैं। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट की बात है, राजा महेंद्र प्रताप काबुल में किया था, 1915 में किया था। समानांतर सरकार भी बना दी थी काबुल में। ठीक है, उसके बाद कर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस ने भी किया था, जो कि कहाँ पे था? तो आपको टोक्यो में था। ठीक है, 1942 में था। इन सारे चीजों को आपको क्या करना है? आपको याद करना है। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, अभिनव भारत, बीडी सावरकर, इंडियन हाउस की, इंडिया हाउस की बात करें, श्याम जी कृष्ण वर्मा, गदर पार्टी लाला हरदयाल जी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बर्लिन वाला लाला हरदयाल, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट राजा महेंद्र प्रताप, जो कि काबुल अफगानिस्तान में बनी थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो कि रास बिहारी बोस ने बना था, जिसको आगे चल के सुभाष चंद्र बोस जिसको क्या करते हैं? तो टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला शिमला समझौता तथा बेवल योजना के नाम से जानते हैं। आप क्या था? अक्टूबर 1940 में लॉर्ड लिंलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेवल भारत के वायसराय तथा गवर्नर बने। उन्होंने भारतीय संविधानिक गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना बनाई। जी, जी, उनके नाम पर बेबल योजना के नाम से इस योजना को जाना जाता है। बेबल योजना की घोषणा 14 जून 1945 को की गई। इस योजना में मतलब मुख्य बातें क्या थी? ब्रिटिश शासन राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करके भारत को स्वशासन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना चाहती है, पहला। दूसरा क्या था? वायसराय कार्यकारिणी परिषद की गठन इस तरह किया जाएगा कि वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सदस्य जो होंगे भारतीय होंगे। केवल वायसराय और प्रधान सेनापति भारतीय नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे भारतीय होंगे। कार्यकारी परिषद में हिंदू तथा मुसलमान सदस्यों की संख्या बराबर होगी। विदेश विभाग भारतीय सदस्यों के हाथ में होगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट था। विदेश विभाग फर्स्ट टाइम ब्रिटिश बोला था, सब भारतीयों को दे देंगे। ठीक है, एक ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी, जो हाई कमीशन बोलते हैं, जो भारतीय वाणिज्य तथा दूसरे हितों की देखभाल करेगा। ठीक है, नए कार्यकारी परिषद 1935 के अधिनियम के तहत कार्य करेगी। 1935 जो कि भारत का संविधान का अधिकांश भाग यहीं से लिया गया है। भारत सचिव शक्ति को सीमित किया जाएगा। ठीक है, भारत का सचिव का जो शक्ति जब तक 1858 के बाद जो पद जो बनाया गया था, जो कि लंदन में रह के काम करती, तो उसके शक्ति को मतलब क्या किया जाएगा? सीमित कर दिया जाएगा। जबकि वायसराय के बीटो के अधिकार को बरकरार रखा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वायसराय का बीटो का अधिकार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये जो है देखिए, शिमला कॉन्फ्रेंस, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, पंडित पंडित क्या है? पंडित श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉर्ड वेवेल। ठीक है, तारा सिंह, गुलाम हुसैन, हिदायतुल्ला। ठीक है, ये सिंध के सीएम थे। ठीक, गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला जो थे उस समय सिंध के सीएम थे। ठीक है, ये सारे ये शिमला कॉन्फ्रेंस का मतलब बहुत ही मतलब ऐतिहासिक मतलब तस्वीर है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, ये बात देखिए, ये भी है मतलब यहाँ पे ये अब्दुल कलाम आजाद साहब है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ये भी मतलब शिमला कॉन्फ्रेंस का है। ठीक है, उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन योजना का। इस पे शिमला कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे ना, तो किसी ने भी तैयार नहीं हुआ था इसको मानने से। सभी लोगों ने बोला ये फालतू है। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है, ये सफल मानी जाती है। 1946 को क्या आया? कैबिनेट मिशन आया। अब बेबल योजना और शिमला समझौता दोनों ही विफल होने के बाद पश्चात भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया। इस शिष्टमंडल में 3 सदस्य थे। एक पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेटफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर थे। तीनों के तीनों नाम याद है। क्रिप्स तो 42 वाले में भी थे, इसको भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे पहुंचा? 24 मार्च 1946 को कहाँ पे पहुंचा? दिल्ली में पहुंचा। कौन कौन थे कैबिनेट मिशन में? तो पैट्रिक लॉरेंस थे, सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, नाम नहीं भूलेंगे, नाम आपको याद रखना है। ठीक है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के से लंबी, ठीक है, बातचीत के बाद एक त्रिपक्षीय सम्मेलन सरकार, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच शिमला में आयोजित किया गया। ठीक है, त्रिपक्षीय क्योंकि एक तरफ सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस थी, और तीसरा पक्ष जो था मुस्लिम लीग था। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उसका उद्देश्य संविधान का निर्धारण करना नहीं है, बल्कि उस तंत्र को सक्रिय करना है जिसके द्वारा भारतीय के लिए संविधान तय किया जा सके। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना का महत्व इस बात से
नहीं था कि इसमें भारतीयों को एकता को सुरक्षित रखा गया था तथा पाकिस्तान मांग को स्पष्ट रूप से अमान्य कर दिया गया था। ठीक है, पाकिस्तान मांग को अस्वीकार कर दिया था कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या था, तो आप देखोगे इसे यहाँ पे मतलब भारतीय संविधान सभा की नींव जो थी कैबिनेट मिशन योजना की तहत ही मतलब रखी गई थी। ठीक है, ये आपका कैबिनेट मिशन की मतलब एक तस्वीर को मैंने लगाया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नेहरू जी हमारे, ठीक है, गुलाब के फूल वाले। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, तो आप देखोगे अंतरिम सरकार कब बनी, तो 1946 में अंतिम सरकार बनी। यहाँ पे मतलब अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग ने शामिल हुआ था कि नहीं हुआ था, तो शुरुआती दौर में नहीं हुआ था लेकिन बाद में शामिल हुए थे। लेकिन कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान देने की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अंतिम सरकार 1946 में बनती है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया। तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर 1946, याद रखेंगे। ठीक है, इनमें इनमें से, ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या था, तो मुस्लिम लीग ने, ठीक है, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस लीग की समानता पे बल दिया। कांग्रेस लीग की समानता पे बल दिया। ऐसा न करने पर उसने कैबिनेट मिशन योजना को मतलब क्या किया, ठुकरा दिया। ठीक है, मतलब जो कांग्रेस के जो मांग जो चली आ रही थी उसी पे मतलब उसने क्या किया, मतलब उसने मतलब क्या किया, मतलब इस चीज को मानने से मतलब जो कांग्रेस की जो बातें जो थी वो कैबिनेट मान लेती है, कैबिनेट मिशन मान लेती है, इसलिए मतलब मुस्लिम लीग ने उसको मतलब पूरी तरीके से सिरे से इनकार कर दिया। देखिए, आरंभ में मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई, परंतु वायसराय के प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हुई। और सरकार में इसके 5 सदस्य थे। कौन कौन थे, एक लियाकत अली थे, गजनफर अली थे, ठीक है, उसके बाद चंद्रीगढ़ थे, अब्दुल रब नस्तर थे तथा योगेंद्र नाथ मंडल थे। ये हिंदू सदस्य थे, जो कि बाद में जाके पाकिस्तान में जाकर मंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा हुआ, पाकिस्तान छोड़कर वापस फिर बीच में ही भारत इनको लौटना पड़ा था। ठीक है, ये आपका रहा अंतरिम सरकार की ये तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अंतिम सरकार की है ये, हमारे वन इंडियन वाले, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, भारत के आयरन मैन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कितने यंग दिख रहे हैं। उसके बाद इटली की घोषणा आती है। अब इटली की घोषणा क्या थी, इटली उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, देखेंगे वहां पे मतलब लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है, आपको ध्यान में रखना है। कांग्रेस लीग टकराव संविधान की बैठक के लीग में भाग न लेने तथा उसके द्वारा चलाए गए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप भारत में दंगे ने विकराल रूप धारण किया। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे, नेहरू, इसने जिन्ना ने भाषण दिया। ठीक है, और उसके बाद पूरे भारत में, ठीक है, सभी जगह पे मतलब क्या हो जाए, दंगे मतलब जो थे उसकी दंगे की मतलब क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। बड़े तौर पे मतलब क्या होता है, बड़े तौर पे आप देखोगे दंगा की शुरुआत होती है, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री इटली ने, ठीक है, 20 फरवरी 1946 को क्या किया, घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार जून 1947 से पूर्व भारतीयों को सत्ता मतलब क्या करेगी, सौंप देगी। ठीक है, कब घोषणा, कब आया था इटली का घोषणा, 20 फरवरी 1947 को घोषणा आई थी। अब ब्रिटिश सरकार भारत को कब, तो जून 1947 से मतलब पहले ही मतलब क्या करेगी, सत्ता मतलब सौंप देगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्रिटिश संसद यद्यपि इस घोषणा से काफी आलोचना हुई, परंतु अंततः स्वीकृत हो गया। ठीक है, इस घोषणा के साथ सत्ता सफलतापूर्वक हस्तांतरित करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर, भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। तो पहले नीललिथिगो, फिर बेबल, फिर मतलब लॉर्ड माउंटबेटन, तीनों का नाम क्रमवार है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद माउंटबेटन योजना आता है। माउंटबेटन योजना के और किस नाम से जानते हैं, बाल्कन प्लान के नाम से जानते हैं, इसको डिकी बडी योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। सारे चीजों को आप याद रखेंगे, चारों नाम जो इसी का, क्या बताया, माउंटबेटन योजना, डिकी बडी योजना, बाल्कन प्लान, 3 जून प्लान। ठीक है, सभी नाम इसी का है। ठीक है, तो मार्च 1947 में भारत का मतलब वायसराय बनाकर इनको भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। अब माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही भारत विभाजन की नींव जो थी छिपी हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। माउंटबेटन द्वारा इस योजना को, ठीक है, 3 जून 1947 को, ठीक है, की गई, जिससे हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा दोनों मुख्य संप्रदायों का समायोजन करने के लिए देश को 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने पे परामर्श दिया गया। ठीक है, ये उस योजना के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण करके डोमिनियन स्टेटस के आधार पर कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने इस योजना को अपनी स्वीकृति दे दी। ठीक है, इसके उपरांत ब्रिटिश संसद ने किस योजना को कार्य रूप में देने के लिए, ठीक है, विधेयक पारित किया गया। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने इस योजना को मतलब कार्य रूप में देने के लिए विधेयक को पारित किया। और इस विधेयक को मतलब सबसे पहले जो समर्थन देने वाले नेताओं में कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा था कि मुझे बिल्कुल भी विभाजन मंजूर नहीं है, लेकिन अगर इस शर्त पे विभाजन होना है, किसी देश में दंगे रुक जाएंगे, तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना समर्थन देता हूँ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
उसका सत्ता हस्तांतरण भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया जिसमें सत्ता का हस्तांतरण किया गया, ठीक है। अब देखेंगे माउंटबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया। यह विधेयक 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित हुआ। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थी। 4 जुलाई को प्रस्तुत किया ब्रिटिश संसद में, 18 जुलाई को पारित हुआ। 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, स्वतंत्र स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की घोषणा, मतलब अलग स्थापना कर दी जाएगी, मतलब अलग अलग दो राष्ट्र बन जाएंगे। नए संविधान बनने के लागू होने तक वर्तमान संविधान सभाएं की विधानसभाएं के रूप में कार्य करेगी और 1935 के एक्ट के तहत अपनी कार्य करेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्रिटिश क्राउन भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन समाप्त हो जाएगी। भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडलीय मामलों के सचिव की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। दोनों राज्यों के लिए राज्य मंत्री के सुझाव पर पृथक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, ठीक है। तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन ही बन जाएगा, लेकिन भारत के कौन बनेंगे, तो सॉरी, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तो जिन्ना बन जाएगा, लेकिन भारत के माउंटबेटन बनेंगे, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत के दो स्वतंत्रता डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना हुए, मतलब भारत के माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बने रहने के लिए कहा गया, ठीक है। तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, सॉरी लॉर्ड माउंटबेटन बोला, मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो प्रथम प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली थे। बहुत आदमी मोहम्मद अली जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर समझते नहीं, ये क्या बना था, गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत ही मतलब चर्चित तस्वीर है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू विथ लुइस लुइस एंड एडविना माउंटबेटन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एडविना माउंटबेटन है, ये मतलब क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब प्रचलित तस्वीर आप लोगों ने देखा भी होगा, काफी ये तस्वीरें घूमते रहती है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे कुछ तथ्य के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि संकल्प एकेडमी का स्पेशल तथ्य है, पीके स्टाइल में थोड़ा इस पे बात करते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने 3 बार, ठीक है, 3 बार क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1886 में, 1893 में, 1906 में, 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। भारतीय क्रांति की मां की बात करेंगे, आप लोगों को पता है भारतीय भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से मैडम कामाजी प्रसिद्ध है। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति के पिता किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने किया था। गुस्सा होकर इन्होंने केस भी कर दिया था। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत, जिसको कम्युनल अवार्ड की घोषणा प्रधानमंत्री रामचंद्र मैकडोनाल्ड ने की गई, याद करवा रहा हूँ, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति जो थे विनोबा भावे थे, ठीक है। पनवार आश्रम से शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, बताइए, आप कमेंट करके इसे बताइए, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं श्रीमती अरुणा आसफ अली ने भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 4 मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर सुप्रू, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर क्या नाम है उनका, डॉक्टर जयकर एवं डॉक्टर जायकर, ठीक है, क्या नाम है उनका, जायकर जी ने, और मतलब भोपाल के नवाब ने अदा की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी, ये तो दोबारा आ गया ना, ये इसको स्किप करता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ आप देखोगे से आपका ये सेकंड वीडियो भी मतलब क्या होता है, समाप्त होता है। मैंने बहुत डिटेल्स में लेकर नहीं गया, लेकिन मैंने फैक्ट को मतलब क्या किया, तो आपके समझ मतलब जैसा लिखा हुआ था उस तरीके से प्रस्तुत कर दिया। मैंने कुछ इसमें अलग से बातें भी बनाने की कोशिश की। अब यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट क्लास जो हमारा जो होगा, जैसे किसी केवल 1944 के शिमला समझौता पे लेकर चला हो, या फिर 1930 के गांधी 1930 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तो उस पर एक विस्तृत लेक्चर लेकर आऊंगा, जो कि आपके मेंस के लेके मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। मतलब डिटेल लेक्चर जो है आपको मिलना शुरू होगा। लेकिन अभी एग्जाम का समय, टीचर्स वगैरह का एग्जाम होने वाला है, तो आपको इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें विशेष ज्यादा ये नहीं पूछेगा 1930 में जो भारत में असहयोग आंदोलन प्रस्तुत किया गया, उसके कारणों की विवेचना करें, इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे। सीधा सीधा फैक्ट पूछे जाएंगे, जो कि मैंने सीधा सीधा फैक्ट आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अभी तक आप हमसे जुड़े हुए थे वीडियो में, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प एकेडमी को इसी तरह अपना प्यार देते रहें। क्या करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने दोस्तों को भी टेलीग्राम से, हमारे यूट्यूब से जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। एक बार फिर से अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।